फुल चैप्टर नंबर 12 जिसका लिंक आ रहा है इस वक्त ऊपर, इसको नहीं किया है तो इस वक्त आप कर सकते हैं, और अगर कर लिया है तो हम चलते हैं एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। एक कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन क्यों शो करती है, मूवमेंट क्यों शो करती है जब उसे एक मैग्नेट के पास लाया जाता है, बार मैग्नेट के पास। काफी बेसिक सा आंसर है ये। अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि मैग्नेटिक कंपास अपने आप में ही मैग्नेट है, तो हम सोच सकते हैं कि जब इस मैग्नेटिक कंपास को लाया जाएगा एक बार मैग्नेट के पास तो क्या होगा, इन दोनों ही मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी, और यही कारण है कि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो करता है जब उसे लाया जाता है बार मैग्नेट के पास। इसके बाद नेक्स्ट सेट में आते हैं 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जहां पे है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसको हम चैप्टर पढ़ते वक्त ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इस पर डिस्कशन तो नहीं करेंगे। इसका आंसर देख लीजिए, डायग्राम होता है कुछ इसका इस प्रकार से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहता है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। 3 कैरेक्टरिस्टिक होते थे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के, इनमें से मोस्ट बातों को हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। पहला ये कि वो एमर्ज करती हैं नॉर्थ पोल से और एंटर करती है साउथ पोल में। दूसरा ये कि वो पोल्स के पास तो ज़्यादा क्लोज होती हैं और बाकी सारी प्लेसेस पे दूर दूर होती हैं। और तीसरा और आखिरी ये था कि वो कभी आपस में इंटरसेक्ट यानी कि टकराती नहीं है। तीसरे सवाल पे जाएं तो ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर। 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में टकराती क्यों नहीं है। हमने डायग्राम जो देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो कुछ था इस प्रकार से। अब इसमें हम देख सकते हैं कि सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अलग अलग जगह पे है, कहीं पे भी 2 लाइंस एक दूसरे से टकरा नहीं रही हैं। इसको समझना हो तो हमें देखना होगा कि क्या होगा अगर 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में टकराएंगी। अगर 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में टकराएंगी तो इसका मीनिंग ये होगा कि जिस पॉइंट पे भी वो टकराती हैं वहां पे उनके 2 डायरेक्शन हैं। इस डायग्राम में भी अगर हम इसको लेके देखें तो अगर इस पॉइंट को कंसीडर करें जहां पे एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो है ये वाली जो जा रही है यहां से यहां तक, इसी पॉइंट से अगर हम एक दूसरी लाइन ऑफ फोर्स मान लें थोड़ी देर के लिए पास कर दें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब इस एग्जैक्ट पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, एक नहीं 2 डायरेक्शन है। ये पॉसिबल नहीं होता है। यही कारण है कि 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। इस क्वेश्चन के आंसर को हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। एक हो गई टेबल और उस टेबल के ऊपर है ये रेड कलर का सर्कुलर लूप ऑफ वायर जिसके थ्रू पास हो रहा है करंट। यहाँ पे अगर हम लूप के देखें राइट साइड में यानी कि इस साइड में, और यहाँ पे लगाएं राइट हैंड थंब रूल, तो हम क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो लूप के अंदर की तरफ है वो जा रही हैं टेबल के अंदर, और जो बाहर की तरफ है वो जा रही हैं टेबल से बाहर। बिल्कुल इसी तरह से हम लेफ्ट साइड पे भी देख सकते हैं। वहाँ पे अगेन राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लूप के अंदर की तरफ है वो अगेन टेबल के अंदर ही जा रही हैं, और इसके ऑपोजिट लूप के बाहर की तरफ इससे उल्टा हो रहा है, वहाँ पे वो टेबल से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। डायरेक्ट आंसर है ये। इसका डायग्राम था कुछ इस प्रकार से, पहले भी हम इसको कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट के अंदर होती है इनसाइड की तरफ। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे वो पार्ट है ये वाला पार्ट। यहाँ पे सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। सब जगह एक सी ही होती है, बाहर की तरफ वो भले ही डिफरेंट हो लेकिन अंदर सेम ही होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देयर में बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है एक प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में जो बदल सकती है जब वो फ्रीली एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है। अब ये हम जानते हैं कि प्रोटॉन का मास चेंज नहीं हो सकता, वेलोसिटी उसकी चेंज हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लगातार उसका चेंज हो रहा है, और क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे एक ऐसी क्वांटिटी थी जिसका फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी, तो ये भी चेंज हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी अगेन चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो आंसर इसके हो गए सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन एक्टिविटी 12.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ। अलग अलग केसेस हैं, इन तीनों ही केस में रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे चेंज होता था।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को ध्यान करें तो उसका डायग्राम था कुछ इस प्रकार से, जिसमें एक रॉड रखी होती थी दो मैग्नेट्स के बीच में और वो रॉड के थ्रू करंट पास होता था। और जब हम ऐसा करते थे तो वहाँ पे रॉड के ऊपर एक फोर्स पैदा होती थी जिसकी वजह से वो मूव करती थी। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो पहला पार्ट पूछता है कि जब करंट जब रॉड में इंक्रीज होगा तो डिस्प्लेसमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको हम इजीली आंसर कर सकते हैं क्योंकि रॉड में डिस्प्लेसमेंट के पैदा होने में करंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अगर करंट नहीं होता तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती ही नहीं। तो दिस मीन्स कि करंट जितना ज़्यादा होगा रॉड में डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद दूसरा पार्ट भी कुछ इसी तरह से है। अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड पे। इसका भी आंसर हम लेफ्ट हैंड रूल से ही निकाल सकते हैं क्योंकि रॉड के डिस्प्लेसमेंट में मैग्नेटिक फील्ड का होना एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती स्ट्रॉन्ग तो वहाँ पे रॉड भी डिस्प्लेस नहीं होती। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा रॉड का। और तीसरा और आखिरी पार्ट पूछता है कि व्हाट हैपेंस ऑन द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीज्ड। जब हम रॉड की लेंथ को बढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा। इसका भी आंसर यहाँ पे सेम ही है। जब हम रॉड की लेंथ को भी बढ़ाते हैं तो भी उस पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी बढ़ता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज क्वेश्चन मार्क। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट होगा यानी कि चार्ज किस तरफ जा रहा है वेस्ट की तरफ, विच मीन्स कि करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद कहता है कि डिफ्लेक्शन जो इस चार्ज पार्टिकल का होगा वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। डिफ्लेक्शन किसी भी पार्टिकल में होने का मीनिंग क्या है कि उस पर वहाँ पे कुछ फोर्स एक्ट कर रही है इसीलिए वो उस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी कि नॉर्थ यहाँ पे डायरेक्शन हो गया उस फोर्स का जो उस पार्टिकल पे एक्ट कर रही है। अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अगर ध्यान करें तो जब हमें दो चीज़ों के डायरेक्शन पता होते थे एफ बी और आई में तो हम तीसरी चीज़ का डायरेक्शन निकाल सकते थे। अब लेफ्ट हैंड को अपने सामने रखो और उसकी मदद से आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा कहाँ पे, खुद करके देखना होगा इसे आपको, अपर डायरेक्शन में आएगा। यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू सेफ्टी फीचर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कवर। इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर अप्लायंसेज में सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से थे। दो की बात करें तो पहला तरीका यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फ्यूज़ या फिर एमसीबी को इस्तेमाल करना, जिसमें एमसीबी तब गिर जाती थी जब भी वहाँ पे करंट ज़रूरत से ज़्यादा फ्लो करता था सर्किट के अंदर। इसके बाद दूसरा तरीका था अर्थिंग या फिर अर्थ वायर का इस्तेमाल करना, जिसके केस में जब भी एक्सेस करंट आता था किसी डिवाइस के अंदर तो वो अर्थ के अंदर चला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग, पावर की वैल्यू है 2 किलोवाट, इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ 220 वोल्ट। सर्किट की वोल्टेज क्या है 220, दैट हैज़ अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पेयर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये वो करंट नहीं है जो सर्किट के अंदर फ्लो करता है, ये वो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है जो सर्किट के अंदर फ्लो कर सकती है। इससे ऊपर अगर सर्किट में करंट फ्लो किया तो सर्किट काम नहीं करेगा। इस केस में पूछता है कि रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा। अब क्योंकि हमें पावर पता है और वोल्टेज पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू VI का फॉर्मूला था, उससे हम I निकाल सकते हैं जो इस सर्किट में फ्लो करेगा। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे इस I की वैल्यू हमें मिलती है 9.09 एम्पेयर। अब हम देख सकते हैं कि क्योंकि करंट रेटिंग थी सिर्फ 5 एम्पेयर की और करंट यहाँ पे फ्लो करेगा एक्चुअली 9 एम्पेयर से भी ज़्यादा, विच मीन्स कि यहाँ पे सेफ लिमिट एक्सीड कर गई है और यही कारण है कि यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा मेल्ट और सर्किट हो जाएगा ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई अलग अलग चीज़ें हम इसके लिए करते हैं कि ओवरलोडिंग ना हो। पहला तरीका था कि एक जो सॉकेट होता है जहाँ पे हम डिवाइस लगाते हैं वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइसेस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो वाली डिवाइसेस वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा करंट खींचने की कोशिश करेंगी जिसकी वजह से सर्किट वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। फिर ओवरलोडिंग ना हो इसके लिए दूसरा पॉइंट है कि फॉल्टी अप्लायंस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस केस में भी ओवरलोडिंग हो जाती है। इसके बाद चैप्टर की एक्सरसाइज के फाइनल क्वेश्चंस पे चलें तो पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक स्ट्रेट वायर के केस में जो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती थी वो होती थी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड अराउंड द वायर। दूसरा क्वेश्चन कहता है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे सर्किट में जो करंट होता है वो कैसा होता है।
ये हम जानते भी हैं कि सर्किट के शॉर्ट होने का एक मेन कारण ये है कि वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो करता है, विच मीन्स आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, इंक्रीजेस हैविली। तीसरा क्वेश्चन एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। पहला पार्ट पूछता है द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखें तो एक लॉन्ग सर्कुलर कॉइल जो होती है जिसमें करंट जा रहा हो, उसके बीच में, उसके सेंटर में फील्ड कैसी होती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में ही होती है। तो ये बात यहाँ पे है ट्रू। सेकेंड पार्ट कहता है अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब ये हम जानते हैं एक वायर जिसमें इंसुलेशन यानी कि रबर होता है ग्रीन कलर का, वो लाइव वायर नहीं होता, वो होता है एक्चुअली कौन सा वायर, अर्थ वायर। ऑल्सो लाइव वायर का कलर होता था कौन सा, रेड कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन। एक तरीका तो इसका था कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम रखते हैं तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, और फिर दूसरा और इससे बेहतर तरीका था कि हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जगह कंडक्टर को कर दें एक सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में, यानी कि एक सोलिनॉइड अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इस बार वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये हो जाते हैं दो तरीके ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 अब कहता है व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स कब ऐड करेगी, यानी कि किस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से रिलेटेड जो पूरा सेटअप था, जो कि था कुछ इस प्रकार से। इसमें पूछ रहा है कि फोर्स सबसे ज़्यादा ऐड कब करती है। अब ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड जिसका सिंबल था B और करंट जिसका सिंबल था क्या, I, इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, तभी जो यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होती थी वो होती थी मैक्सिमम। इसके अलावा एक बात और बताएं तो जैसे जैसे B और I के बीच का एंगल कम होता जाएगा उतनी ही कम फोर्स प्रोड्यूस होगी, और सबसे कम ये फोर्स होगी तब जब B और I के बीच का एंगल होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजेंटली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of the magnetic field? इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करें तो मान लीजिए कि आप किसी भी एक रूम में बैठे हुए हैं और आपकी जो बैक है, आपकी जो पीठ है, वो वॉल की तरफ है। अब कौन सी वॉल है वो हमें अभी नहीं पता। फिर कहता है एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। इलेक्ट्रॉन की बीम जारी है बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ। अब क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस मीन्स कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पे हो गया कहाँ से कहाँ, फ्रंट वॉल से बैक वॉल की तरफ। तो हमें इससे पता चल गया कि I यानी कि करंट का डायरेक्शन क्या है। इसके बाद कहता है दैट इट इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। अब इलेक्ट्रॉन पे डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि वो उस तरफ मूव कर गया, विच मीन्स कि फोर्स का डायरेक्शन हमें पता चल गया, फोर्स का डायरेक्शन है राइटवर्ड। अब देखो क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि फोर्स पैदा हुई है, और ऐसा हमने किस रूल से रिलेटेड सीखा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, विच मीन्स कि हम F और I की मदद से यहाँ पे B का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब अगेन इसमें आपको अपना लेफ्ट हैंड यूज करना होगा। 3D है ये, इसको हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते प्रॉपरली, बट आप खुद करके देखिए। इस स्क्रीन पे दिए हुए F और I की जो डायरेक्शंस हैं उसको अपने लेफ्ट हैंड में आप सेट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद जो डायरेक्शन आपको B का मिलेगा वही आपका आंसर है, और डायरेक्शन वो होगा डाउनवर्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ। फर्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। स्ट्रेट कंडक्टर जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। इसके थ्रू हमने कौन सा रूल सीखा था, रूल का नाम था राइट हैंड थंब रूल। सेकेंड पार्ट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। इस केस में हमें क्या क्या पता है, कंडक्टर है स्ट्रेट और उसके थ्रू पास हो रहा है करंट, प्लस वो एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया है जो उसी करंट के परपेंडिकुलर है। तो हमें यहाँ पे पता है मैग्नेटिक फील्ड जो कि डिनोट होती है B के साथ, और हमें पता है करंट जो कि डिनोट होता था I के साथ, विच मीन्स कि ये था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जिसमें हम फोर्स निकालते थे B और I की मदद से। थर्ड एंड लास्ट पार्ट है करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्वेश्चन NCERT में गलत इंक्लूडेड है क्योंकि इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो एक्सक्लूड हो चुका है इस बार के कोर्स में। टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्दो आंसर इसका फिर भी यहाँ पे बता देते हैं। आंसर इसका था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेस थे जब शॉर्ट सर्किट हो सकता है। 3 इंस्टेंसेस सीखे थे हमने। एक तो ऐसा तब हो सकता है जब हम बहुत सारे अप्लायंसेस को एक सिंगल सॉकेट में कनेक्ट कर दें, और दूसरा ऐसा तब हो सकता है जब हम एक ही अप्लायंस को कनेक्ट करें लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावर वाला अप्लायंस हो और वो कनेक्ट हो रहा हो एक ऐसे सर्किट में जिसमें करंट बहुत कम आता है। फॉर एग्जाम्पल एसी का जो स्विच होता है वो लेता है ऐसी लाइन जहाँ पे 15 एम्पेयर का करंट आता है, और इसी को अगर हम ऐसी लाइन में लगा दें जहाँ पे 5 एम्पेयर की करंट रेटिंग वाला करंट आता हो तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तीसरा इंस्टेंस शॉर्ट सर्किट का तब हो सकता है जब 2 लाइव वायर्स जिनका इंसुलेशन उतर गया है वो आपस में कांटेक्ट में आ जाएं, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर का है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटलिक अप्लायंसेस। 2 पार्ट आंसर है ये। पहले पार्ट को आंसर करें तो अर्थ वायर का फंक्शन ये होता है कि जब भी किसी ऐसे अप्लायंस की जिसकी बॉडी है मेटल की उसमें करंट लीक हो जाए तो जितना भी लीक्ड करंट है वो वहाँ पे अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाए। यही फंक्शन होता है अर्थ वायर का। इसके बाद दूसरा पार्ट का आंसर यही पूछता है कि इस फंक्शन का पर्पस क्या है। इस फंक्शन का रोल ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक करंट अर्थ में पास नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी जो यूज़र है जो उस अप्लायंस की मेटलिक बॉडी को अगर छूता है तो उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो कि अपने आप में बहुत डेंजरस है। इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अर्थिंग या फिर अर्थ वायर इस्तेमाल होते हैं। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की। अगले सेशन में हम ऐसे ही किसी और चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।